नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। आज के वीडियो में हम फीवर को डिस्कस करेंगे। फीवर क्या होता है, फीवर के क्या मेन कारण रहते हैं हमारी बॉडी में जब भी फीवर होता है, तो फीवर क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चूज़ किया है क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मेरे चैनल पे आप देखेंगे। कुछ एक जो वीडियोस होते हैं, मैक्सिमम जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो कंटेंट में क्रिएट करता हूँ, उसमें क्या रहता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन रहती है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें वो चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि फीवर है, जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लक्षण भी हम इसको कह सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि फीवर क्यों होता है, फीवर के क्या कारण होते हैं, और फीवर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली फीवर को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो रहेगा। इससे आप जो है कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस जो है इसको ना लें। और अगर आपको कोई कंडीशन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि एक्सपर्ट से आप बात करें। आपके जो नज़दीकी अच्छे डॉक्टर जो आपके आस पड़ोस में हैं, जो एक्सेसिबल हैं, उनसे आप बात कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। आप सेल्फ डायग्नोसिस किसी भी चीज़ को ना करें, इसीलिए आपके पास वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी कंडीशंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे, आपको सही जानकारी देंगे। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और जानना ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी कुछ रिस्पॉन्स दे रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे फीवर के बारे में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो आपके साथ शेयर करूँगा मैं वो, स्पेशली रिलेटेड टू फीवर। और सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फीवर का मैकेनिज़्म क्या रहता है, अगर फीवर आपकी बॉडी में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और इसके पीछे का जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म, जिसको हम अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसका जो है जो सूक्ष्म लेवल पे इसका क्या कारण रह सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी फीवर की बात आती है, जिसको बुखार भी हम लोग कहते हैं, तो उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी हो जाती है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या रहता है। हम सभी को ये जानकारी है कि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, 37 जो है इसको माना गया है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये स्पेसिफिकली 37 डिग्री ही नहीं माना गया है, उसके पीछे प्लस माइनस जो है आसपास जो है उसकी रेंज रहती है, यानी 36 पॉइंट समथिंग टू 38 पॉइंट समथिंग। अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो बहुत सारी लिटरेचर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसमें 37.2 टू 38.3 भी है, 36.5 से लेके 38.2 तक भी है। तो ये जो एक रेंज है जो नॉर्मल रेंज की कैटेगरी में आती है, तो अगर इस रेंज में बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको बुखार नहीं माना जाएगा, उसको जो है फीवर नहीं कंसीडर किया जाएगा। उससे अबव अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है तो उसको फीवर माना जा सकता है। तो ये तो हो गई फीवर की बात इन जनरल कि उसका जो टेम्परेचर जो है कितना रहेगा। ऑप्टिमम हम जानते हैं कि एक रेंज है, ये फिक्स रेंज नहीं है, लेकिन 37 जो है इसको ऑप्टिमम माना गया है। तो उसके बाद अगर जो बॉडी का टेम्परेचर जो अगर बॉडी में हाई टेम्परेचर हो गया है तो उसके पीछे क्या कारण रह सकते हैं वो यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो देखिए, हमारी बॉडी जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी वाइटल ऑर्गन्स के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए। इसी तरह हम इवॉल्व हुए, इसी तरह हमारी बॉडी काम करती है।
अब फीवर के जो हैं वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहरी कारण या अंदरूनी कारण, ये समझने बहुत जरूरी है। बाहरी कारण में अगर मैं बात करूं, सिंपली इन्फेक्शन की यहाँ पे बात आ जाती है। बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, वायरस से इन्फेक्शन हो, पैरासाइट से इन्फेक्शन हो, या किसी और ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो, यानी वो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है आपके सिस्टम को, इस वजह से आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड कर रही है। एक कारण ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही कारण है, बहुत सारे कारण हैं। अगर नॉन इन्फेक्शियस कारण की बात करूं, यानी अगर उसमें कोई आपको इन्फेक्शन नहीं है, उसके केस में भी आपको फीवर हो सकता है, एलर्जी के केस में आपको फीवर हो सकता है, या फिर आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई इशू उसकी वजह से है, या कोई टिश्यू डैमेज है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये ऐसे नॉन इन्फेक्शियस कारण भी हैं जिनकी वजह से फीवर बॉडी में आ सकता है। तो फीवर को आप सिंपली समझने की कोशिश कीजिए। फीवर वो है जब बॉडी का टेम्परेचर जो है जो एक पॉइंट से अबव पहुंच चुका है, तो उसको हम फीवर कंसीडर कर सकते हैं। अब उसके जो कारण हैं मैंने आपको बताया, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस रह सकते हैं। अब इन्फेक्शियस के केस में जैसे आप जानते हैं कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उसमें भी फीवर, चिल्स या बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, ये कुछ एक कारण हैं जो फीवर के साथ आपको फील होंगे, आप महसूस करेंगे। तो बॉडी में जो है ये चेंजेस अगर हो रहे हैं तो ये फीवर की वजह से हो रहे हैं। और फीवर में आप क्या फील करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको अनकंफर्टेबल बहुत महसूस होगा, आपको जो है वो कई केसेस में अगर भूख भी नहीं फील हो सकती है, या बहुत सारे केसेस में आपको जो है मसल पेन, थकान, लेथार्जी, यानी आप जो है बहुत थके हुए महसूस करेंगे, आपको रेस्ट करना है, आपको सोना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो सकती हैं। तो फीवर को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। फीवर एक तरह का लक्षण है जो बताने की, आपकी बॉडी जो है बताने की कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। जैसे अप टू कैंसर भी जो है उसके केस में भी फीवर ही एक ऐसी चीज़ है जो अर्लियर एज ए सिम्टम आ सकती है। तो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। तो इसको इग्नोर करना मेरी तरफ से एक जो है गलत कदम है। आपको ध्यान रखना है कि फीवर जब भी हो उसको जो है सीरियसली लें, और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको मेडिकल एडवाइस जल्दी से जल्दी लेनी है इस केस में। तो फीवर के बारे में अभी तक जो हमने जाना कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हम उसको एज ए फीवर कंसीडर कर सकते हैं, और उसके लक्षण हमने जाने कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, यानी इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिजम्स या जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, जिसमें पैरासाइट हो गया, जिसमें बैक्टीरिया होगा, टाइफाइड का मैंने एग्जांपल दिया। तो इनके केस में जो है पर्टिकुलर बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उसकी वजह से फीवर आएगा। दूसरा हमने जाना कि बॉडी में अगर डैमेज है या बॉडी में टिश्यू डैमेज है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से जो है वो फीवर इंड्यूस हो रहा है। तो उनके बारे में भी यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन कौन से चेंजेस हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में बहुत सारे जो अलग अलग तरह के सिस्टम हम ऑलरेडी मेडिकल साइंसेस में आप जानते हैं, पढ़ते हैं, बट एक स्पेसिफिक सिस्टम ऐसा है जिसको डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो आज की डेट में हम सभी जानते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, कैसे काम करता है वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से जो है वो बहुत सारी इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारी बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमें डिफेंड करता है अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म उनके अगेंस्ट। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, तो पैरासाइट एंटर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होगा,
और डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है इम्यून सेल्स से। इम्यून सेल्स हमारे ब्लड में रहते हैं, WBCs आपने नाम सुना होगा, वाइट ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है। वो होते हैं इम्यून सेल्स, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो इन जनरल आप ये समझिए कि WBCs की एक कैटेगरी है जो सबसे पहले इन इन्फेक्शियस एजेंट्स, सूक्ष्म जीवों के साथ इंटरेक्ट करती है, और उसी इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे मीडिएटर्स, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल करते हैं, और उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। अब जो हीट जनरेट होगी वो इस तरह से समझिए कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, बॉडी में वो फैले ना, क्योंकि वो मीडिएटर रिलीज होंगे, उनकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हीट जनरेट होगी, और एक तरह का फीवर को डिफेंस मैकेनिज्म ही माना गया है। तो फीवर इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रिएक्शन हुआ है हमारी बॉडी में, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज किए हैं, और वो जाके हमारे बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं, हमारे ब्रेन में सिग्नलिंग जा रही है, और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो एक तो सिंपल मैकेनिज्म आप इसको ये समझिए। अब मीडिएटर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं, समझने की कोशिश कीजिए। इन मीडिएटर्स का नाम है स्पेसिफिक, एक अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इंटरल्यूकिन की फैमिली है, उसमें स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन्स हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स की मैं बात करूंगा, बहुत सारे साइटोकाइंस की मैं बात करूंगा, बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की मैं बात करूंगा। तो वही है जो बॉडी की जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन को इंक्रीज करते हैं, यानी फीवर काउज करते हैं। तो इसमें IL-1 एक इम्पॉर्टेंट जो है मॉलिक्यूल है, TNF अल्फ़ा, ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये नाम अक्सर याद हो जाते हैं तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि इम्यून सिस्टम ऐसे केमिकल होते हैं जो फीवर को इंड्यूस करते हैं। इंटरफेरॉन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन हम अगर इसको कहें तो वो माना गया है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और जो स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करके फीवर इंड्यूस करते हैं, टेम्परेचर इंड्यूस करते हैं। तो ये आप समझिए एक जनरल मैकेनिज्म हो गया। इसी केस में अगर फीवर पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में हो गया तो फीवर तो होगा, सिग्नलिंग भी इसी तरह से होगी, लेकिन उसमें अलग तरह के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे और वो अलग तरह का फीवर जो है इंड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरह के फीवर्स जो हैं ऑलरेडी नोन है, अब बहुत तरह से कैटेगराइज किया गया है इनको। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट दो कैटेगरी के बारे में बात करूँगा, एक कंटिन्यूस, एक इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस से आप ये समझिए कि जो है फीवर लगातार रह रहा है, आपकी बॉडी में फीवर लगातार रह रहा है, और दूसरे केस में टूट के आपको बुखार आ रहा है, टूट के जो है फीवर आपकी बॉडी में आ रहा है। जैसे कि मलेरिया के केस में इंटरमिटेंट फीवर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, एकदम से फीवर आएगा फिर कम हो जाएगा, एकदम से फिर से फीवर आएगा कम हो जाएगा। तो ये कुछ एक साइंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंटरमिटेंट फीवर आ रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिकली, तो आपको उसी वक्त इमीडिएटली जो है जो मेडिकल अटेंशन जो है, और अगर मैं बात करूं एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है उसके केस में। पहले ही बता दूं, फीवर को आपने इग्नोर नहीं करना है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको फीवर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आप जानें कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, किस वजह से फीवर आ रहा है और क्या उसके कारण हो सकते हैं, और वो क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि माइल्ड इन्फेक्शन आपको हो गया है, तब भी आपको फीवर आ गया है और आप जो है उस फीवर को रिड्यूस करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो यूजुअली कहा गया है कि फीवर के केस में जो है वो आपको इसके अगेंस्ट जो है मेडिसिन वगैरह उतनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एज ए डिफेंस मैकेनिज्म माना गया है। लेकिन अगर बुखार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त आपको तैयार रहना है, यानी अगर आप फीवर के अगेंस्ट मेडिकेशंस नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको मेडिकल एडवाइस लेनी ज़रूरी है कि कब तक आप ना लें, और हमेशा आप ऑब्जर्वेशन में रहें अगर आपने ये भी डिसाइड किया है तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पता होना ये ज़रूरी है कि किसी मेडिकल एक्सपर्ट को ये पता है कि आप फीवर की ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन पता है, वो रीडिंग्स ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना चेंज आ रहा है और कितना ज़्यादा जो है फीवर की कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो रही हैं।
तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता था, जिसमें देखिए हमने सबसे पहले फीवर के बारे में जाना। फीवर हम सभी को पता है, इसको जो है मेडिकल भाषा में पायरिग्जिया भी कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फीवर काउज करते हैं, इनको पायरोजेंस भी कहते हैं। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो आप सुनेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पायरिग्जिया जो है, इसको जो है फीवर का दूसरा नाम भी है। और फीवर हमने ये जाना, और मुझे लगता है कि हम लोग सभी जो हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन से गुजर चुके हैं अपनी लाइफ में। और आपको मैंने बताने की कोशिश की कि इसमें जो है क्या क्या कारण रह सकते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, उसके केस में जो है बॉडी ने ऐसी सिग्नलिंग एक्टिवेट की है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। तो डायग्नोसिस कैसे हो सकती है इसकी? सिंपली बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर अगर आपके पास है, आज की डेट में इंफ्रारेड थर्मामीटर्स आ चुके हैं, फैंसी थर्मामीटर्स हैं जो आपको डिजिटल रीडिंग दे सकते हैं, आप वो यूज़ कीजिए, हमेशा अपने पास रखिए। स्पेशली एडल्ट के केस में तो आप थोड़ी बहुत लीनियंसी बरत सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस के केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चिल्ड्रंस के केस में फीवर यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल सिम्टम्स मान के ले सकते हैं आप, और उस वक्त आपको मेडिकल एडवाइस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने इग्नोर नहीं करनी है ये चीज़ें, और हमेशा जो है किसी न किसी मेडिकल डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, प्राइवेट, जो भी आपको ठीक लगते हैं, जिनकी एडवाइस आपको अच्छी लगती है, जिनकी जो है डिटेल में आपको समझाते हैं और आपको पता लगता है उनकी जो है इन्फॉर्मेशन जो देने की कोशिश कर रहे हैं, आप जुड़ें उनके साथ, और जो है अपने आप को हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। स्पेशली चिल्ड्रंस के बारे में बता रहा था कि बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको जो है ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर उनको फीवर है तो दूसरी बात इसमें हमने जाना कि फीवर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी हो सकता है। जब वैक्सीन लेते हैं तब भी आपने देखा होगा कि फीवर होता है, क्योंकि वैक्सीन्स क्या हैं, वो भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स होते हैं। तो बॉडी में आप जब डालेंगे तो बॉडी उसी तरह रिएक्ट करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है। इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन बॉडी को ऐसा लगा कि इन्फेक्शन हो चुका है और रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स अगर जनरेट होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर फीवर आपको आता है, दैट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स अगेंस्ट दी वैक्सीन। लेकिन आपने ध्यान रखना है, और आपने देखा भी होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखा जाता है कि फीवर जो है वो बढ़े ना, या एकदम से आपको कोई जो है वो कंडीशंस या कोई शॉक ना लगे। और ज़्यादा जो फीवर हो जाता है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है हमारी ऑर्गन्स के लिए, जिसको जो है शॉक भी कहते हैं, सेप्टिक शॉक भी जिसको कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बारे में भी इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और इसको डिटेल में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्रेन में सिग्नलिंग होती है। लेकिन इस वक्त मैं ये चाहता था कि आपको फीवर के बारे में जानकारी मिले, एक बेसिक जानकारी मिले, एक लेमैन्स की टर्म में आपको समझ में आए। और अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ हिंदी में, आपको वो वीडियो देखने चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत टर्म्स जो है कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन अगर आप उनको बार बार देखेंगे, उनको सर्च करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अगर आप नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट भी हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप उनको समझ सकते हैं। मेरी सिर्फ यही एडवाइस आपको रहेगी कि आप हमेशा जो है डॉक्टर से, अच्छे से डॉक्टर से सलाह लें, और आप जो है सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, अलग अलग डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी है, आपको इसका ध्यान रखना है, और आप खुद डिसीजन लीजिए और चूज़ कीजिए अपने हेल्थ एडवाइज़र को। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप हमेशा अवेयर रहें, रूटीन चेकअप्स जो हैं ज़रूर कराते रहें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इवन डॉक्टर्स को नहीं पता। अगर सबको पता होता तो डॉक्टर्स को क्यों बीमारियां होती। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे जिसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो से आपको जो है एक बेसिक जानकारी हमारी इम्यून सिस्टम के बारे में मिली है, फीवर के बारे में आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आगे की वीडियो में भी कुछ इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे हम एजुकेट होंगे टू आवर ओन बॉडी, टू आवर ओन सेल्फ, ताकि हम इसका अच्छे से इसको समझ सकें, इसकी देखभाल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे
अगली वीडियो।